वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। मैं हूं चंदा पटेल और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। और आज हम किस पेपर की बात कर रहे हैं तो रीट 2022 का जो पेपर हुआ था, लास्ट पेपर है जो कि शिफ्ट 1 में L1 में आया था। और हम बात कर रहे हैं किस सब्जेक्ट की, तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी के वो 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके 2022 में आए हैं। और यह L1 और L2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वीडियो। इससे पहले हमने बाल विकास के अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चंस की मैराथन अपन ने पूरी कर ली है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम आज का शुरुआत करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि 30 क्वेश्चन अगर अपन इनको समझेंगे, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, कितना वेटेज शिक्षण विधियों का है, कितना वेटेज व्याकरण का है, पूरा डिटेल से सिलेबस के साथ पूरा एनालाइज इस पेपर को किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेपर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, कोड है C। इसकी ऑफिशियल आंसर की ये अपनी मैंने स्क्रीन पर लगा दी है। यदि आप भी इसको एनालाइज करना चाहते हैं तो ये रीट हिंदी का जो पेपर है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं पर भी बोनस नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई भी प्रश्न विवादापूर्ण नहीं रहता है। और शुरुआत करते हैं हम। इससे पहले एक बार छोटी सी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये चीज समझने के हिसाब से कि सिलेबस में हिंदी का जो L1 है लैंग्वेज फर्स्ट, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पर अपन थोड़ा सा 2 मिनट में अपन इसको पूरा देख लेते हैं। उसके बाद इस पेपर को लगाते हैं और अपन देखते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या शिक्षण विधियों से कितने आए हैं। हम क्या है तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी में हम हिंदी में केवल पर व्याकरण पर फोकस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान लगाना होगा, अगर इस पेपर को पूरा एनालाइज किया है मैंने तो उसमें अपन ने देखा है हिंदी का जो व्याकरण का वेटेज है सिलेबस में साफ दे रखा है 15 क्वेश्चन का, और शिक्षण विधियों का जो वेटेज है वो भी दे रखा है 15 क्वेश्चन का, यानी कि 50-50 चांस इसमें व्याकरण के और शिक्षण विधि के आते हैं। और लास्ट में अपन पूरा एक बार देख लेंगे पेपर कि कहाँ से कितने प्रश्न और यूनिट वाइज आए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में फिट कर लो कि 2 गद्यांश आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक एग्जाम में गद्यांश अपठित गद्यांश होगा, उसमें से यदि आप पूछ लिया जाएगा व्याकरण संबंधी, जैसे पर्यायवाची पूछ लिया, विलोम पूछ लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि क्या होती है ये पूछ लिया। इसके साथ ही उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, अव्यय, यानी कोई भी अध्याय आपको दे दिया जाएगा और उनमें से अंडरलाइन कर या डायरेक्टली कोई शब्द उठाकर आपको इससे संबंधित व्याकरण संबंधी चीज आपको पूछ ली जाएगी। दोनों में सेम है। और एक गद्यांश से आपको क्या पूछा जाएगा, वचन, काल, लिंग आदि दिए गए शब्दों का काल क्या है, लिंग बदलना है, यानी ये पूरे क्या है। यहाँ से अगर अपन गद्यांश को दिमाग में न रखें तो इसके साथ साथ आपको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण, अव्यय, यानी कि पूरी हिंदी की व्याकरण आपको यहाँ पर कवर करनी है। काल ले लिया, लिंग ले लिया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही तीसरी यूनिट आपको पूरी की पूरी वाक्य की दे रखी है, यानी कि आपने वाक्य को पढ़ लिया, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं, पदबंध क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, यानी कि हिंदी की व्याकरण आपको पूरी यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। और अपन आगे 2022 के पेपर में देखेंगे कि कौन से यूनिट से कितने प्रश्न आए। साथ में यहाँ पर देखो मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो शायद मेरे हिसाब से मैंने इस सेशन में आपका 1 नंबर फिक्स कर दिया है, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित अपन डिटेल यहाँ पर अपन आज देख लेंगे। अब बात करें यहाँ पर 15 नंबर का काम यहाँ पर आपका समाप्त होता है। बात करें 15 क्वेश्चन जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है, इसमें क्या है, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, भाषा दक्षता का विकास किस प्रकार हुआ, और भाषाई कौशल जो कि 3-4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री आपको पढ़नी है, पाठ्य पुस्तकें, बहुमाध्यम शिक्षण एवं अन्य साधन, यानी कुल मिला के ये सारी चीजें इसमें ही आती है शिक्षण सहायक सामग्री में। तीसरी यूनिट जो आपको मिलती है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सारी डिटेल आपको सिलेबस में अपन आगे देखेंगे। अपन ने इस सेशन में अभी तक ये देखा है कि अपन ने व्याकरण से आपको 15 क्वेश्चन, शिक्षण विधि से आपके 15 क्वेश्चन, तो दोनों को बराबर आपको तैयारी करनी है। मेन मोटिव यहाँ पर इस सिलेबस को यहाँ पर इंक्लूड करने का तात्पर्य। हम बिना किसी देरी के आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न 31 मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन, सबसे पहले बात करें, ये शिक्षण विधि का प्रश्न है।
कौन सा प्रश्न है? शिक्षण विधि का। शिक्षण विधि में क्या है? सबसे पहले मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल गलत बात। इसमें शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद होता है, यदि आपने एग्जाम दिए हुए, ओरल एग्जाम आपके हुए थे, वही ये मौखिक मूल्यांकन से संबंधित है। उसमें दीर्घ उत्तरीय अगर पूछा जाएगा तो एक बच्चा 10 मिनट तक अपना उत्तर देता रहेगा, और ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन पूछ देखते हैं अपन, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ पर प्रबल आंसर लग रहा है, लेकिन आपको शिक्षण विधि के सारे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता नहीं होती, जबकि व्यक्तिगत पूछा जाता है, तो ये इसमें ऑप्शन गलत हो गया। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। मौखिक मूल्यांकन होता ही इसलिए कि बच्चे के आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर मिले। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बोर्ड ने माना है। तो 31 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो ये दूसरा शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। कौन सा है? दूसरा शिक्षण विधि का क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्टली परिभाषा यदि आपके याद होगी तो आपके सही हो जाएगी, नहीं होगी तो वो किसी के नहीं होगी। यानी कि मुख्य रूप से आप परिभाषाओं में ये देख सकते हो कि ओल्ड पेपर में जितनी भी परिभाषा आई है उनको एक पेज पर या फिर एक जगह संधारित कर कर उसे याद करने का प्रयास करें, तो वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑप्शन ए माइकेलिस द्वारा ये दी गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन भी शिक्षण विधियों से संबंधित है। यानी शिक्षण विधि का तीसरा क्वेश्चन अपन यहाँ देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए कराए जाने वाले शिक्षण को कहलाता है। सबसे पहले बात कीजिए अपन, एक शब्द आती है कठिनाई का पता लगाना। क्या होता है? कठिनाई का पता लगाना। इसको बोलते हैं निदान। और कठिनाई का पता करने के बाद उसका किया जाता है उपचार। क्या किया जाता है? उपचार। तो इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। जैसे विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। बात करें सूक्ष्म शिक्षण की तो DLN इसके माने जाते हैं जन्मदाता, और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा शिक्षण विधियों का। बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। मूल्यांकन से 3 प्रश्न अपन को अभी अभी देखने को मिल गए हैं। सबसे पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी कि एक बालक का निरंतर मूल्यांकन करना, वही कहलाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें अपन पढ़ते हैं, दोष पूछा है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? इसका गुण है। विद्यार्थियों में अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। यानी कि रेगुलर अगर बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है तो निरंतर उसको ध्यान रहेगा। इसीलिए आपको कहते हैं रीड के लिए आप क्या करें, एक टॉपिक पढ़े, उससे संबंधित टेस्ट लगाएं। तो टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना पढ़ पा रहे हो। यह क्या है? कमियों को निरंतर दूर करता है। ये भी क्या है? इसका गुण है। इसमें से अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। आपके एग्जाम हो जाने के बाद पेरेंट्स आते कि नहीं आते? कॉपी यानी कि एग्जाम हुए आपके, और एग्जाम होने के बाद पेरेंट्स को साइन के लिए बुलाया जाता था, और हमारे पेरेंट्स आते नहीं थे आते, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों को भी ध्यान में रहता है सतत व्यापक, यानी कि उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग यही होती थी मुख्य रूप से। तो बात करें, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। बात तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? इसका दोष है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? यह कब की जाती है? जब शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें क्या है? दोष है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह भी शिक्षण विधि का 5वां क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण से संबंधित मैंने एक पूरा वीडियो आपको डाल रखा है। यदि आप उसे देख लोगे तो आपके सारी उपलब्धि परीक्षण से संबंधित सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4। बात करें नेक्स्ट, आपके सामने एक पद्यांश देखा होगा। मैंने शुरुआत में आपको सिलेबस इसीलिए बता दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी कि 36 से लगाकर 40 क्वेश्चन एक अपठित पद्यांश, यानी कि व्याकरण संबंधित। तो व्याकरण से संबंधित अपन ने अभी तक 5 क्वेश्चन तो देख लिए शिक्षण विधि के, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर 36 से 40 देखेंगे अपन व्याकरण से संबंधित। तो ये पूरा पैसेज है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अपन यहाँ पर पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट व्याकरण के क्वेश्चन है। यदि आपको आने होंगे तो वैसे आएंगे, नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। बात करें सदैव, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपको सबसे पहले यदि व्याकरण पढ़नी है तो एक मैं बेस्ट चीज बताती हूँ,
नवीन हिंदी व्याकरण नाम से एक पुरानी बुक चलती थी 9 से लगाकर 12th तक में, जो कि वर्तमान में क्या हो गया, एक बुक और ये सुबोध। ये दोनों बुक यदि आप पढ़ लेते हो, इसकी जो संधि विच्छेद हो गए, इसके उदाहरण यदि आप देख लेते हो, तो निश्चित तौर पे आपके हिंदी का जो बेसिक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, वो क्लियर हो जाएगी। और ये सफिशिएंट है हिंदी के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर पर फोकस करना है, 15 शिक्षण विधियों पर फोकस करना है। तो सदा प्लस ए, सबसे पहले वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि संधि सदा प्लस ए, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए आई, तो क्या हो जाएगा, सदैव। तो ये क्या हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण है। बात करें निम्नलिखित में से विश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पर्यायवाची हो गए, ये सारी चीजें क्या होगी, आपके व्याकरण की जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे वसु है, वसु किसका पर्यायवाची है, अपन जानते हैं सूर्य का है। अर्णव, अर्णव किसे बोलते हैं, समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। और उरग, उरग क्या है, सांप हो गया, भुजंग हो गया, ये सारी क्या है, उरग के उदाहरण। जबकि विष किसका है, गरल, विष का क्या हो जाएगा, गरल। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें विरोधी शब्द का विलोम होगा, विरोधी का वाहक नहीं, शत्रु नहीं, अवरोधी नहीं, विरोधी का क्या हो जाएगा, समर्थक। यहाँ पे क्या पूछा है, विरोधी का क्या हो जाएगा, समर्थक। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि अपन ने पद्यांश नहीं पढ़ा है, तो भी अपन इसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। जैसे गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द का आश्चर्य है, मनोदशा मन की दशा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जिसने इसमें समास जिसने पढ़ा है उसका क्लियर हो जाएगा, इसमें विलोम शब्द को पढ़ा हुआ होगा हो जाएगा। पर्यायवाची यानी कि वोकेब आपकी थोड़ी कंप्लीट करनी होगी। और डेली के आप यदि 50 पर्यायवाची हो गए, 50 विलोम शब्द हो गए, इनको बार बार अपन रिवीजन भी करेंगे तो आपके क्लियर होंगे, वोकेब अच्छी तैयार हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन 40, मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य क्या है, अवयव नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, मनुष्य पूरे जातिवाचक से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 5 क्वेश्चन अपन ने देख लिए शिक्षण विधि के, 5 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हिंदी व्याकरण के। अब तक अपन ने 10 क्वेश्चन देख लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पद्यांश, 2 पद्यांश आपके सामने आएंगे। दूसरा पद्यांश 1:36 से लगाकर 40 अपन ने किया है और 1:41 से लगाकर 45, यानी कि व्याकरण के 10 क्वेश्चन अपन को अभी तक इस पेपर में अपन को देखने को मिल गए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो, बिल्कुल गलत बात हो। जिसका मूल्य बहुत कम हो, नहीं। जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, नहीं। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, यानी कि हिंदी अपनी क्या है, अमूल्य भाषा है, इसका अपन आंक ही नहीं सकते इसका मूल्य किस प्रकार है। तो ये ऑप्शन हो गया अपना। प्रश्न देखते हैं अपन 42, ये भी व्याकरण से संबंधित है। निधिया शब्द एक वचन होगा, यानी ये क्या शब्द दे रखा अपन को, बहुवचन, बहुवचन दे रखा, तो इसका निधिया का क्या हो जाएगा, निधि। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है। काल से संबंधित यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है अपना। और करता है, करती है, इसमें संभाव्य भविष्य की कोई बात नहीं हो रही है। संदिग्ध भविष्य, अभी अभी बारिश हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आसन भूतकाल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर अपन को दिख रहा है, यानी करता है, करती है, यहाँ पर सामान्य सा वर्तमान काल की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 44वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाव शब्द है, भाव क्या है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है, तो पुल्लिंग है। तो क्या है, भाव हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। क्वेश्चन पढ़े 45वां। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। अचेतन यानी कोई चीज अचेतन अवस्था में है तो उसका उपयुक्त अर्थ पूछा है, यहाँ पे न कि विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अचेतन यानी वह निर्जीव है बिल्कुल। अब तक अपन ने 15 क्वेश्चन देख लिया, यानी 31 से लगाकर 45 तक, जिसमें अपन ने 5 शिक्षण विधियों के देखे हैं, 10 क्वेश्चन अपन ने हिंदी व्याकरण के देख लिए, यानी कि 15 क्वेश्चन अपन ने अभी तक देख लिए हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं, ये भी व्याकरण का संबंधित प्रश्न है। व्याकरण के अंग कितने माने जाते हैं, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य क्या है, वाक्य में जो कर्ता है वह क्या है, इसका उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी बचा है वह कहलाएगा विधेय। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर
47 रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। देखो सबसे पहले बात करें वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। और प्रश्न पूछ ले यदि अर्थ के आधार पर 2015 में रीट में पूछा था अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। अब देखो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, विधानवाचक वाक्य नहीं, कर्तृवाचक नहीं, भाववाचक वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सही है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। हमने शुरुआत में सिलेबस इसीलिए देखा कि कौन से यूनिट से प्रश्न आए, आपको क्लियर हो जाए, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको ध्यान में रहे कि कौन से टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। अब बात करें विराम चिन्ह खाली 1 पेज का है, उसे आप कंठस्थ कर लेते हो तो यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। यानी 10 से 15 मिनट का यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चन 10 एक लगा लेते हो, तो मुश्किल से विराम चिन्ह से संबंधित मुझे नहीं लगता आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 48 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। किसी भी 2 शब्दों को जोड़ना है, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है, ये योजक चिन्ह, कोई भी चीज को जोड़ना है जैसे माता पिता, ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह। ये हो गया इसमें ऑप्शन बी। लोप चिन्ह, ये विराम चिन्ह से संबंधित अपन शायद 5 मिनट में अभी अपन उसको फास्टली देख लेते हैं कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन न गलत हो। फास्टली देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह आपके टॉपिक दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण विराम या फिर विराम चिन्ह ये होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अपन ने लिख दिया, लास्ट में जो फुल स्टॉप अपन लिखते हैं ना इंग्लिश में, वो हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। अर्ध विराम यानी कोई किसी वाक्य को अपन को थोड़ा सा समय रुकना है किसी चीज को, उसके लिए अर्धविराम ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम यानी कि कोमा, थोड़ा सा अर्धविराम से थोड़ा ज्यादा समय यहाँ पर रुकने का। तो विराम के 3 हो गए, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्प विराम। प्रश्नवाचक, किसी भी चीज को प्रश्न पूछ रहे और अंतिम में ये पन्ना लगता है जो होता है प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे आहा मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाता है, ये सेंटेंस कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह। ये सेंटेंस सभी विद्यार्थी बोले, मेरी उम्मीद है आप सभी से। और योजक, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, जो कि अभी पेपर में देखा अपन ने 2022 में, सिंपल सा प्रश्न था। निर्देशन, कोई भी चीज निर्देशित करनी है। हंस पद, ऐसा कोई पद छूट जाता है तो हंस पद लगाकर अपन कर सकते हैं। रेखांकन यानी कोई भी चीज महत्वपूर्ण अंडरलाइन करके अपन शो करते हैं। लाघव चिन्ह, जैसे आपको डॉक्टर लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना है तो इसको अपन डा और ऐसे करके कर देते हैं, तो वो हो गया लाघव चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह यानी कोई किसी 2 चीज में तुलना करनी है तो बराबर का निशान लिखा जाता है। लोभ सूचक चिन्ह यानी कि किसी डैश डैश करके अपन नहीं करते रिक्त स्थान में, वो सारे विराम चिन्ह हैं। तो अब ये देख लो एक बार विराम चिन्ह, इनमें कोई बच गया हो तो और देख लेना। एक विवरण, ये होता है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 49। मुहावरे और लोकोक्ति भी तीसरे यूनिट में आपको देखने को मिली थी वाक्य वाले में। ढाक के 3 पात, मतलब किसी भी परिस्थितियों में एक सी स्थिति में होता है, कहता है नहीं कि ये कितना भी इसको पढ़ा लो, डाक के जैसे 3 पात है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि वह सदा एक सी स्थिति बनी रहेगी। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बहुत लज्जित होना में उपयुक्त मुहावरा है। गड़ो पानी पड़ना, टोपी उछालना बिल्कुल गलत, डंका बजाना नहीं, घोड़े बेचकर सोना नहीं। बहुत लज्जित होना यानी उस पर क्या हुआ, बहुत गड़ो पानी गिरा। यहाँ पर अपन ने देख लिए हैं 5 मतलब 5 पद्यांश वाले, गद्यांश वाले और 5 वाक्य वाले, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के यहाँ पर समाप्त होते हैं। और 5 क्वेश्चन अपन ने जो देखे थे शिक्षण विधियों के, और 10 क्वेश्चन अपन को और मिलने चाहिए इसमें आगे शिक्षण विधियों के। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सबसे पहले किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, विधि के संबंध में सत्य कथन है। शिक्षण विधियों को आपको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक व्यवस्थित लेना है। इसकी भी अपन को एक नोटबुक जरूर बनानी है, इसको हवा में नहीं लेना है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि से संबंध में सत्य कथन है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली। सबसे पहले बात करें कौन मनोवैज्ञानिक है कौन अमनोवैज्ञानिक। आपको ध्यान में रखना है जिस शिक्षण विधि में यदि बालक सक्रिय है तो वो क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक, और बालक निष्क्रिय है तो वो क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक। जबकि बात करें किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, इसमें बालक बिल्कुल सक्रिय रहता है और सीखता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अमनोवैज्ञानिक प्रणाली, ये इसमें गलत हो जाएगा। यह उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, किंडरगार्टन जो शिक्षण प्रणाली है, किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा। सबसे पहले इस शब्द की बात करें, बच्चों का बगीचा कहते हैं इसको। और इसके जो जनक माने जाते हैं किंडरगार्टन के लिए, फ्रॉबेल, और ये कहाँ के थे, तो ये अपने जर्मन के थे। और इन्होंने क्या कहा था, खेल सामग्री बच्चों को दे दो
और बच्चा खेल खेल में क्या करेगा, सीखेगा। क्या करेगा, सीखेगा। और इस खेल सामग्री को इन्होंने एक स्पेशल शब्द दिया था, गिफ्ट। क्या शब्द दिया था, गिफ्ट। और ये जो शिक्षण विधि है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, किसके लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। और बात करें कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, बिल्कुल गलत बात है। अपन ने यहाँ पे देखा ये क्या है, किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति है ये किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है, फ्रोबेल ने। तो कुक महोदय ने क्या दी है, तो आपको ध्यान में रखना है, खेल विधि। क्या दी है, खेल विधि दी है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। भाषा के व्याकरण व साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा के जो व्याकरण है और साहित्य की शिक्षा इससे पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करें क्वेश्चन 52 शिक्षण विधि का अपना 52 क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जानी चाहिए। बात करें बेसिक शिक्षा प्रणाली, जैसे बेसिक शिक्षा प्रणाली आती है तो आपको एक नाम याद में आना चाहिए, महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली है जिसका मुख्य सिद्धांत क्या है, करके सीखना। क्या है, करके सीखना। इसमें क्या हो, केवल किताबी ज्ञान, बिल्कुल नहीं। प्रगति सूचक लेखा चित्र दे दोगे, नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात करें किस माध्यम से देनी चाहिए, सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से इस बेसिक शिक्षा प्रणाली को देना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 53 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। अनुदेशन से संबंधित पूरा एक वीडियो मैंने यहाँ पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसे नहीं देखा हो तो एक बार उसे कंप्लीट देख लें। ऑप्शन ए, इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल की दक्ष किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम बात करें, यहाँ पर सीमा पूछा है, यानी कि व्यक्तित्व अनुदेशन में किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही पॉसिबल है, तो ये व्यक्ति विशेष पर बल देता है। ये क्या है, इसकी सीमा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी पर विकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। यह भी शिक्षण विधि से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है। परिविकसित अध्ययन सोपागम क्या होता है, इसमें एक बच्चा होता है, उसको कोई न कोई टारगेट दे दिया जाता है और अध्यापक उसको दूर से देखकर या फिर मार्गदर्शक के रूप में सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यही होता है परिविकसित अध्ययन उपागम। अध्ययन कार्य का आवंटन बिल्कुल किया जाता है। इसमें अध्ययन हेतु निर्देशन अध्यापक देता रहता है। विद्यार्थियों को स्व अध्याय और शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य बिल्कुल करता है। कलात्मक परियोजना इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम सरल समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु की जाएगी। तो किस स्तर के विद्यार्थियों को की जाएगी, जैसे सबसे पहले बालक अपने पास आता है, एक जैकटॉट विधि है, जैकटॉट विधि, जिसमें ऐसे अपन बालक को आकृति बनाना सिखाते हैं। यानी कि इनको अगर ये 4 आकृति आपने सिखा दी तो वो कोई भी चीज आराम से बना सकता है। लाइनें सिखा दी, ये किस स्तर पर की जाती है, तो ये समान वर्णों के लिए सरल समान आकृति वर्णों का लिखन प्रारंभ कराया जाता है प्रारंभिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर करवाना प्रारंभ कर दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब बात करें भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल है। डायरेक्टली अपन बात करें कौशल 2 प्रकार के यदि माने तो कौशल एक तो होता है अभिव्यक्ति, दूसरा होता है ग्रहण। अपन किसी चीज को ग्रहण किस माध्यम से कर सकते हैं, एक तो या तो अपन पढ़ के करेंगे या फिर अपन को ग्रहण करेंगे सुनकर। और अभिव्यक्ति यानी अपन किसी चीज को बोलना है, जैसे मैं आपके सामने अभी ये क्लास ले रही हूँ तो ये किसके माध्यम से कर रही हूँ, एक तो बोल के और एक लिख कर। तो मेरा अभिव्यक्ति कौशल कहाँ हो गया, बोलना और लिखना। देखो कहाँ पर है, ऑप्शन सी। और यदि ग्रहण का नात्मक कौशल पूछे तो पढ़ना और सुनना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। अनुलेख यानी लेख कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित अपन शिक्षण वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे तब अपन देख लेंगे। अनुलेख सीधा आ रहा, लेख मतलब लेखन कार्य से संबंधित है, अनुलेख लिखवा दिया अपन ने। बात करें नेक्स्ट, लिंग्वा फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। रिकॉर्ड प्लेयर, आपने 3 इडियट्स देखी है। 3 इडियट्स में वायरस जो किरदार है वह एक ऐसी कैसेट लगाकर गाना सुनता है, आपको ध्यान में हो तो, वही कहलाता है लिंग्वा फोन। क्या कहलाता है, लिंग्वा फोन। ये क्या है, एक श्रव्य साधन है। क्या है, श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 59, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है।
परामर्श कक्ष, भाषा की जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें परामर्श कक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्रवण कक्ष भी होते हैं, नियंत्रण कक्ष भी होते हैं, लेकिन विश्राम कक्ष नहीं होते हैं। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हो, टीचर नहीं बन जाते हो, शायद आपके लिए विश्राम कक्ष भी नहीं होना चाहिए। तो प्रयोगशाला में तो पॉसिबल नहीं है, और आपके जीवन में भी मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते पूरी तरह, तो उसे विश्राम नहीं लेना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बात करें आज के सेशन का 30वां क्वेश्चन यानी कि 60, जो कि स्व-स्वर वाचन का गुण है। वाचन कितने प्रकार का होता है, कितने कि वाचन क्या है, इसके द्रुत वाचन, ये सारी चीजें अपन अगर शिक्षण वीडियो की पूरी क्लास मैराथन लेंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएगी। और मान के चलिए शिक्षण वीडियो से संबंधित 1 या 2 या 3 घंटों की क्लास बनाएंगे, जिसमें आपके 15 नंबर निश्चित तौर पे सही कराने की गारंटी के साथ उस वीडियो को पूरा अपन करेंगे। तो क्या आप उस वीडियो क्लास के लिए यदि एग्री हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस मैम करके जरूर लिखें और मुझे जरूर बताएं। अब अपन इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस सेशन का। इस शिफ्ट का स्व-स्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, बिल्कुल गलत बात। क्षिप्तता यानी कि किसी चीज को क्षिप्तता मतलब स्पीड से बोलना है, यदि मैं स्पीड से बोलूं तो क्या आप उसको समझ पाएंगे, नहीं। अस्वाभाविकता, यदि किसी सेंटेंस में यदि अपन थोड़ा सा अस्वाभाविक यानी संवेग प्रभावित हो रहे हैं तो भी हमें कोई वाचन वो समझ में नहीं आएगा। उचित ध्वनि निर्मगम, यानी कि आपकी जो ध्वनि है व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप बोल रहे हो अगले वाले को समझ में आ रहा है, तो स्वर वाचन का वह एक स्पेशल गुण है। तो आज की इस शिफ्ट में अपन ने 30 क्वेश्चन देखे, तो आपने पूरा ध्यान लगाकर समझ लेना। 15 क्वेश्चन तो आपके व्याकरण के मैंने पूरे एक साथ देखे हैं और 15 ही क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित है और सभी यूनिट से निश्चित तौर पर अपन उसको देखने को मिले हैं। वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है रीट 2025 की तैयारी को लेकर है, जिसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और आज कौन से पेपर का पूरा एनालाइज करेंगे अपन, रीट 2022 का जो शिफ्ट 2 का हुआ था पेपर L2 का, जो कि लैंग्वेज का, जिसमें 30 क्वेश्चन थे लैंग्वेज के, उसको आज अपन विस्तृत डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की में कौन कौन से आंसर माने जाते हैं, कौन से इसमें बोनस है, वो सारी पूरी डिटेल यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। ये सेशन आपके रीट 2025 में जो आप एग्जाम फाइट करोगे उसमें बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके L1 हो या फिर L2 दोनों में आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और साथ में हम इसके साथ एक सिलेबस का भी अपन एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन इस पेपर में शिक्षण विधि और व्याकरण से संबंधित आए थे। इससे पहले अपन ने हिंदी भाषा का एक शिफ्ट 1 जो कि L1 का पेपर था उसका पूरा डिटेल से एनालाइज कर चुके हैं। यदि आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर विजिट करें। बिना किसी देरी के मैं चंदा डांगी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। सिलेबस को अपन यहाँ पे एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में आपको 2 पद्यांश देंगे और दोनों पद्यांश से क्वेश्चंस बनेंगे आपके व्याकरण संबंधी, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से पूछ लिया, समास से पूछ लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उस पद्यांश में किसी भी शब्द को उठाकर पूछ लिया जाएगा इसमें संधि कौन सी है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित 2 गद्यांश आपके अपठित गद्यांश आपके सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं। तीसरी यूनिट है आपकी वाक्य रचना, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार या पदबंध, इससे संबंधित है। इसके साथ ही आपको मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में आप पे पूछ सकते हैं। यानी कि 3 यूनिट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित है और 3 यूनिट आपके क्या है, शिक्षण विधियों से संबंधित है। शिक्षण विधियों में कौन कौन से हो गए, जैसे भाषा शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है, भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, दक्षता का विकास क्या है, भाषाई कौशल क्या क्या है, ये सारी इसमें डिस्कस पूरा सिलेबस अपन को दे रखा। और कक्षा 1 से 5 तक का जो स्तर है वो 10th क्लास तक का हो जाएगा। और बात करें L2 की तो ये 12वीं तक का कठिनाई स्तर हो जाएगा बस। तो आपको यहाँ पे मोटे रूप से ध्यान में रखना है, हिंदी के जो व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे 15 और शिक्षण विधि से संबंधित आएंगे 15। टोटल 30 नंबर आपके हिंदी का वेटेज L1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन सेम लैंग्वेज आप दोनों में नहीं ले सकते। जैसे आपने हिंदी ले लिया है तो नेक्स्ट रीट में आप या तो संस्कृत के ले सकते हो या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले सकते हो। इसके साथ ही यदि आप गुजराती भाषा से बिलोंग करते हो तो वो भी ले सकते हो, यानी कि सेम लैंग्वेज आप दोनों नहीं ले सकते। तो शुरुआत करते हैं 2022 के मॉडल पेपर की बिना किसी देरी के साथ। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट 2 का डी सीरीज है, उसको पूरा अपन देखेंगे। इसी की ऑफिशियल आंसर की से अपन ने इसको डिफाइन किया है और अपन देखते हैं शिफ्ट 2 में जो हिंदी है
उसमें टोटल 3 बोनस अपन को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन में बोनस मिलता है, तो ये आपकी तैयारी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की थी, आपके सामने 2 पद्यांश होंगे, तो इसमें पद्यांश में डायरेक्टली 31 से 40 के प्रश्न, यानी 10 प्रश्न तो आपके इस पद्यांश से डायरेक्टली पूछे गए। आप उस एग्जाम में टाइम मिले तो आप इस पद्यांश को पढ़ भी सकते हो, नहीं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका जो क्या होता है कि आप क्या करोगे, पहले प्रश्न पढ़ लोगे। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति का आधार है, इसका गद्यांश से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है यदि ये ट्रेजेडी शब्द क्या है तो ही आपको इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। ट्रेजेडी शब्द सीधा क्या है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए रसाल, प्रभा, शशांक या फिर मलय। सुधाकर का किसको कहा जाता है, तो शशांक। क्या है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। सुधाकर कौन है, शशांक। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही बात है। और बात करें 33 क्वेश्चन की, ये इसमें क्या था, बोनस था। इसमें क्या पूछा है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है संवेदित, संवेग या व्यंजनाएं या प्रसूत। तो इसमें यह विवादापूर्ण होने के कारण इसे क्या कर दिया गया था, बोनस डिक्लेयर कर दिया गया था। बात करें क्वेश्चन 34 की, क्वेश्चन 34 क्या कहता है, अनावश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया जाएगा। यहाँ पे देखो अ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अन्ना नहीं है, कंफ्यूजन होने में यहाँ पर है अन या फिर अन हलंत वाला। तो यहाँ पे जो अनावश्यक बना हुआ है वो अन हलंत वाले से उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामायिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सामायिक जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा, समय प्लस इक। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निहितार्थ शब्द में संधि है। तो इसको अपन अगर संधि अपन पढ़ते हैं तो संधि में निहित प्लस अर्थ, यहाँ पे इसको समझते हैं अपन, जैसे अपना वर्ड दे रखा है निहितार्थ, यदि अपन इसको संधि को करते हैं तो क्या हो जाएगा, निहित प्लस अर्थ, अ और अ मिलकर क्या बनाया है, आ, यानी कि दीर्घ हो गया। तो इसमें संधि क्या हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। 36वां क्वेश्चन अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय नहीं है। अधिक अपने आप में एक अव्यय शब्द है, पूर्व भी है और जब भी है, लेकिन रचना क्या है, अव्यय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 38 क्वेश्चन की, अनुसार शब्द में समास कौन सा है। तो आपको यहाँ पर टॉपिक समास हो गया, संधि हो गया, ये सारे टॉपिक हिंदी के आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आप पद्यांश के चक्कर में न रहे कि पद्यांश में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा। प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करें कि एग्जामिनर आपको किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। पद्यांश पढ़ने की यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है। अव्ययी भाव समास हो रहा है, तत्पुरुष समास हो रहा है, द्वंद्व समास हो रहा है या फिर द्विगु समास हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 38 में अव्ययी भाव समास यानी अनुसार। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, जैसे यथाशक्ति हो गया। जितने आप इसके उदाहरण करोगे आपके आसानी रहेगी एग्जाम में क्लियर करने की, क्वेश्चन को छांटने की। अनुसार इसमें क्या हो जाएगा समास अपना, ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है 39, ये भी दूसरा बोनस इस पेपर में अपन को देखने को मिला। वह शब्द में सर्वनाम है, तो ये बोनस दिया गया था निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये बोनस क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की 40, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। डायरेक्टली पूछ लिया लोभ क्या है। जब भी अपन को ध्यान में रहे, अपन किसी चीज को यदि हाथ लगा पा रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे, लोभ को अपन क्या अपन केवल महसूस कर सकते हैं, तो लोभ क्या हो जाएगा, इसमें भाववाचक हो जाएंगे। और जातिवाचक में कोई भी समुदाय से संबंधित हो। इससे पहले एक शब्द पढ़ा था पिछली बार अपन ने, मनुष्य। मनुष्य क्या था, जातिवाचक संज्ञा थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। 31 से लगाकर 40 क्वेश्चन यहाँ पर अपन को किससे देखने को मिले हैं, हिंदी व्याकरण से, यानी कि 10 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर बिल्कुल हिंदी व्याकरण से संबंधित अपन ने देख लिए हैं। अब बात करें नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की, ये एक और पद्यांश आ गया जिसमें 41 से 46 यानी कि 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर अपन को देखते हैं हिंदी व्याकरण से, यानी कि 10 + 6 16 क्वेश्चन तो यहाँ पर अपन को इसमें देखने को मिल गए। ये पूरा वहाँ पर आप इस एग्जाम में
इसे पढ़ने में अपना समय व्यर्थ ना करें। यदि लास्ट में अगर आपके पास समय बच रहा है और कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल हो रहा है कि हाँ मुझे पैराग्राफ पढ़ने पर समझ में आएगा, तो उसे अंतिम में उसे रखें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप पैराग्राफ पढ़ने लगे, भाषा धर्म संप्रदाय, आपके मान के चलो 6-7 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। पर अगर यदि आप पहले प्रश्न पढ़ लेते हो तो अगर जरूरत पड़ती है पैराग्राफ पढ़ने की तो उसे करें। जैसे जातीय शब्द का एक वचन होगा, आप जानते हैं एक जाति क्या होती है, उसको किस तरह लिखा जाता है, जाति, इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, जातियाँ। यहाँ पर आपको यहाँ लगाकर प्रारंभ में क्या वो वृद्धि नहीं करनी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करें 42, हिमायती शब्द का अर्थ है। यदि आपकी व्याकरण अच्छी है, यदि आपकी वोक्योब सही है तो आप इसमें कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10 पर्यायवाची, 10 संज्ञा शब्द, 10 डेली का आपके रूटीन में इसे जमा लें और डेली उनको रिवीजन करें, तो ही आप उनको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। बात करें क्वेश्चन 42 की, हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हिमायती शब्द का अर्थ होता है पक्षपाती होना। क्या होता है, पक्षपाती होना। यहाँ पर कंफ्यूजन होने के लिए हिम का संबंध अपन बर्फ से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होकर पक्षपाती है इसका आंसर। बात करें क्वेश्चन 43 की, 43 आपका एक और तीसरा जो बोनस मैंने बात की थी, इस शिफ्ट में आपको 3 बोनस देखने को मिला। इसका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कार्य, यानी कि वाक्य टॉपिक से है, वाक्य से संबंधित पिछले वीडियो में भी अपन ने दो प्रश्न अपन ने देखे थे। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काल पूछा है, तो इसमें इसका असर भी पड़ रहा है। ये जो वाक्य दे रखा है इसमें कौन सा काल है, तो तत्कालिक वाक्य। क्या है, तत्कालिक वर्तमान है, काल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देने के कारण यह आपको बोनस मिला था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 44 की, विदा शब्द है। विदा क्या है, उभयलिंगी है या फिर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, विदा अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन 45 की, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति का बहुवचन अपन डायरेक्टली अपन सोचते हैं व्यक्तित्व होगा या फिर क्या होगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा व्यक्तियों। व्यक्ति का सीधा बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यक्तियों होगा। प्रश्न की बात करें 46, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है, तो इसका मानक हिंदी रूप क्या है, भाषा, जिसे अपन पढ़ रहे हैं। अधिकतर देखा जाता है हिंदी को क्या कहा जाता है, भाषा भी कहा जाता है। बात करें यहाँ पर प्रश्न 47 की, वाक्य के अंग है। हमने शुरुआत में देखे थे वाक्य से संबंधित, यहाँ पर भी अपन को 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, जो मुख्य रूप से जो कर्ता होता है वह कहलाता है उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी है उस वाक्य में वो कहलाता है विधेय। यानी कि पूरा जो वाक्य है उसको 2 भागों में डिफाइन किया गया, अंग है तो उद्देश्य और विधेय, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 48, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। सबसे पहले बात करें संभावनार्थक वाक्य, संकेतार्थक उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य या फिर प्रधान उपवाक्य। सही, ये सबसे ये जो कंडीशन बनती है वह बनती है संयुक्त वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक जो वाक्य होता है उसमें एक मुख्य उद्देश्य होता है और उसी का मुख्य विधेय होता है, वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। और ये कंडीशन बनती है प्रधान उपवाक्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49, ये अपना मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित एक मुहावरे का प्रश्न अपन को सभी शिफ्ट में अपन को देखने को मिला। मुहावरा और लोकोक्ति। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है, अपमानित करना, रक्षा करना, छिपकर षड्यंत्र करना या फिर ध्यान रखना। तो ऑप्शन काटना सीखे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 49 का ऑप्शन ए। और बात करें नेक्स्ट 50, मौज मस्ती में जीवन बिताना में उपयुक्त लोकोक्ति है। अपना रख पराया चख, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अपनी करनी पार उतनी करनी, 8 बार 9 त्योहार, यानी अपने 8 वार होंगे और 9 त्योहार होंगे, यानी अपनी ही मस्ती में मस्त रहना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब तक अपन ने हिंदी व्याकरण के इस शिफ्ट में अपन को देखने को मिल गए हैं टोटल 20 क्वेश्चन अपन को यहाँ पर पूरे हिंदी व्याकरण से देखने को मिल गए। अब जो नेक्स्ट बचे हैं 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर अपन को शिक्षण विधियों से संबंधित देखने को आगे मिलेंगे और अपन इसको एनालाइज कर लेते हैं। इसी वीडियो में आगे चलते हैं अपन। बात करें 51 क्वेश्चन,
जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियां एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर खेल विधि। यानी पुस्तकों के माध्यम से यदि अपन किसी बच्चे को ध्वनि लिपि का ज्ञान करवा रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बात करें डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो किलपैट्रिक डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने या फिर पार्कहर्स्ट ने। इसका जो आविष्कार किया था वह किया था पार्कहर्स्ट ने। और ये कहाँ के निवासी थे? तो वह एक डाल्टन नगर के निवासी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा के त्रिपदीय प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण या फिर व्यावहारिक प्रयोग या फिर व्यवहार परिवर्तन। तो यानी 53 में कौन सा इसमें सम्मिलित है? तो व्यवहार परिवर्तन करना। ब्लूम का जो उपागम दिया है, ब्लूम से संबंधित मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाकर अपलोड करा हुआ है। यदि आप उसे देखते हैं तो आपको शायद ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो हिंदी में इंक्लूड हो जाए, साइको में या फिर गणित, SST, कहीं पे भी ब्लूम से संबंधित एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनर में जरूर देगा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उसे भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 54, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सबसे पहले अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें। अनुलेख स्वर बोलने का लिखवाया जाए। अनुलेख जो होता है उसमें क्या होता है, एक अध्यापक कोई भी लाइन है उस लेख को लिख कर दे देता है, छात्र एज इट इज उस लेख को लिखता है, यही कहलाता है अनुलेख। तो यहाँ पर कोई स्वर वाचन नहीं होता है। बात करें तो ये कैंसिल होते ही सीधा उपयुक्त सभी वाला विकल्प अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। अब अपन इन दोनों में से देखना है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे आदर्श लेख, यानी जैसा अध्यापक ने दिया है वैसे ही होगा। यहाँ पर जो प्रबल आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन को काट कर एग्जाम में करना सीखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। बात करें भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है तो चित्र विस्तारक यंत्र, ग्रामोफोन, चार्ट। देखो चार्ट क्या हो जाएगी? दृश्य सामग्री। क्या हो जाएगी? दृश्य सामग्री हो जाएगी। ग्रामोफोन श्रव्य हो जाएगी। चित्र विस्तारक यंत्र ये क्या हो जाएगी? श्रव्य हो जाएगी, दृश्य हो जाएगी, सॉरी दृश्य हो जाएगी। जबकि नाटकीकरण में क्या कर रहे हैं अपन? नाटक यदि देखते हैं तो सुनते भी हैं, श्रव्य के साथ साथ अपन करते हैं दृश्य, यानी कि दृश्य भी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे पुराने एग्जाम में, CET अधिकतर एग्जाम में अपन को देखने को मिला है। यदि अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं यदि आप उनको कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको पेपर करने की टेक्निक भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन कौन से लगाने हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। बात करें 56, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप से भाषा, विषय सामग्री या फिर शैली। अब बात करें पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए तो उनकी जो विशेषताएं होती है, पूरा एक पॉइंट दे रखा है कि सिलेबस को अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक स्पेशली लिखा हुआ। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? भाषा है उसकी क्या है? आंतरिक बात है कि उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। विषय सामग्री किस टॉपिक से संबंधित है ये भी होनी चाहिए, उसकी शैली भी कैसी होनी चाहिए। लेकिन जो जिल्द है, उसका कवर है, ये इसकी आंतरिक रूप नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अच्छे होने के लिए जिल्द भी अच्छा है, लेकिन ये क्या है? इसकी बाहरी तत्व है। क्या है? बाहरी तत्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 57, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कला शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, ए और बी विकल्प दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? भाषा पुस्तकालय से क्या लाभ होगा? बच्चा कक्षा शिक्षण में पूर्ति हो जाएगी, साथ ही वह बच्चा स्वयं पढ़ने के भी अवसर उसके लिए उपलब्ध होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से मौखिक परीक्षाओं के गुण हैं। एक ऑप्शन 1, जो भी शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है उसमें आपके मान के चलिए 1 मिनट आपका उस क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा लगेगा, समझने में लगेगा। तो बेहतर क्या है? हिंदी व्याकरण आप इतनी बेहतर कर लें कि डायरेक्टली आपको वहां पे आधे मिनट में आप वो क्वेश्चन आराम से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में आपको टाइम भी लगेगा, लेंथी भी आएंगे, धीरे धीरे इनका पैटर्न बदल रहा है। तो समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करें। इनमें से मौखिक परीक्षाओं के गुण है। सबसे पहले, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लिखता है।
मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों की 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है सबसे प्रबल यहाँ पर ये लग रहा है। अपन तो भी अपन को 4 ऑप्शन पढ़ना है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी के लेखन कौशल की मापन नहीं कर सकते। यहाँ पे बात सभी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रबल आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यदि अपन किसी बालक की मौखिक रूप से अपन परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले सुनना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीजों का मापन एक साथ किया जा रहा है, तो ये इसके मौखिक परीक्षा का सबसे बेस्ट गुण माना जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना या फिर परीक्षण के अनुप्रयोग करना। तो 59 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जो परीक्षण उपलब्धि परीक्षण जो निर्माण किया जाता है, इससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है, जिसमें वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, उनका पूरा क्लियरनेस वहां पर अपन ने कर रखा है। वहां से भी आप 1 नंबर अपने रीड में कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट का मुश्किल से वो वीडियो होगा और वहां से आप 1 नंबर कैरी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर परीक्षण की योजना बनाई जाएगी, सही बात है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना भी बिल्कुल की जाती है, पुनर्निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन अनुप्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। बात करें क्वेश्चन इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन 60वां, जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है 20 क्वेश्चन अपन को हिंदी व्याकरण के देखने को मिले हैं और 10 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों के। जबकि इससे पहले अपन ने जो पेपर सोल्व किया था उसमें 15 तो हिंदी के देखे थे और 15 क्वेश्चन अपन को शिक्षण विधियों के मिले थे। तो मान के चलिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे शिक्षण विधियों के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन तो एग्जामिनर को देने ही है, क्योंकि 3 यूनिट है उसने शिक्षण विधियों से संबंधित दे रखी है। अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। क्या पूछा है, दोष पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। तो क्या है, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षाएं से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। ये क्या हो गया, गुण हो गया। क्या हो गया, गुण हो गया। नेक्स्ट पढ़े, शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशन और परामर्श निरंतर देते रहते हैं। सही है, यदि आप उसका सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें समय समय पर आप निर्देशित या फिर परामर्श दे सकते हैं और अपने शिक्षण में भी सुधार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपना गुण हो गया। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, यानी कि आप निरंतर यदि टेस्ट लगाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मूल्यांकन का गुण हो जाएगा। जबकि चौथा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। कभी भी एग्जाम हो जाता है वर्ष भर, अब ये बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, इसका दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। बच्चे को वर्ष भर टेस्ट देना, उसके दिमाग में बर्डन रहता है कि मुझे पूरे साल एग्जाम ही देना है। अभी तो एग्जाम खत्म हुआ ही था, पुराना रिजल्ट पापा ने अभी तक आकर देखा ही नहीं, उससे पहले न्यू टाइम टेबल आपके सामने आ जाता है कि आज इसका पेपर होने वाला है। तो बच्चा पूरे वर्ष भर तक क्या है, भय के वातावरण में रहता है। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का एक प्रमुख दोष माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात कर का जो हमारा सेशन है रीट 2025 का टारगेट लेकर करते हैं और एग्जाम की तिथि भी लगभग आने वाली है और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को। और आज का जो हमारा पेपर एनालाइज होने वाला है वह रीट 2022 का जो शिफ्ट 3 में जो L2 का पेपर हुआ था उससे संबंधित है और ये पेपर L1 और L2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही से आइडिया लगता है कि किस यूनिट से हमारे कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने अपन कर सकते हैं स्कोर। मैं चंदा पटेल आपके साथ रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए साथ में हूँ और हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। हम 30 ऐसे हिंदी भाषा फर्स्ट में लेने वाले हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। उससे पहले आप एक बार यहाँ कोई भी भक्ति निकले, कभी किसी में 10 जो क्वेश्चन है वो गलत आते हैं, किसी के 20 के आंसर गलत आते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है कि पेपर बनाने वाला है वो पेपर ये नहीं बना सकता कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इनका आंसर सही है नहीं है, आंसर की जारी कर दी जाती है। क्वेश्चन गलत बना रहे हो या फिर विवादापूर्ण बना रहे हो तो स्टूडेंट के साथ केवल मजाक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। लेकिन अपन को अब एग्जाम में आया है पेपर और बोनस भी मिले हैं, लोग पास भी हुए हैं, फिर भी हमें पेपर को एनालाइज करना होगा क्योंकि हमारे अगला टारगेट रीट 2025 को क्वालिफाई करना है और आपको एक अध्यापक बनाना ही मेन
टारगेट है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और उम्मीद करते हैं कि हमारे पेपर में इतने बोनस ना मिले। और बोनस से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। नुकसान यूँ जैसे कि आपने किसी यूनिट से पढ़ा, कोई यूनिट अच्छी पढ़ी, जैसे RTE आपने अच्छे से यूनिट पढ़ी और उससे संबंधित आपका 1 नंबर आप मान के चल रहे हो कि मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा यदि उसमें से आता है। तो यदि वही क्वेश्चन वहाँ पे गलत बना दिया और वो सबको बोनस मिल गया तो आपकी तैयारी यानी तैयारी करने वाले के लिए बोनस बहुत ही आत्मघाती बम जैसा होता है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में अब बोनस जैसी संभावनाएं या विवादापूर्ण प्रश्न न देकर व्यवस्थित पेपर को कंडक्ट किया जाए। तो वो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में केवल तैयारी करना है। तो तैयारी करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं आज के पेपर का पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस शिक्षण विधि में बल दिया जाता है? टीचिंग मेथड से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो डाला है जिसमें शिक्षण विधियां तथा उसके प्रतिपादकों के नाम आपको कॉपी में लिखने हैं। वहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न घुमा फिरा के 150 में से एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। डाल्टन योजना किसने दी है, किंडरगार्टन विधि किसने दी है, प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी है? यदि नहीं पता है तो सबसे पहले वो वीडियो देखकर आप मुझे कमेंट करो ये सारी चीजें किसमें है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति कौन करता है? बेसिक शिक्षा पद्धति करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं को चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात यानी कि 6 से लगाकर 8 की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं को चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है, जो भी टीचिंग मेथड से प्रश्न है, 31वां क्वेश्चन भी टीचिंग मेथड से था, यानी कि L2 में अपन को देखने को मिल रहा है 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं और 20 क्वेश्चन व्याकरण संबंधित है। जबकि L1 में अपन को क्या देखने को मिला, 15 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड से दिखे थे और 15 ही क्वेश्चन अपन को व्याकरण से संबंधित मिले थे। तो यहाँ पर ये टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या है, एक कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, बिल्कुल गलत बात है। कविता की भाषा कक्षा स्तर अनुकूल होनी चाहिए, बात हो सकती है। तो इस चौथा ऑप्शन है, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। कविताएं तो पूरी कल्पनाओं पर ही चलती है। क्या है? कल्पनाओं पर ही चलती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है और ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विद्यार्थियों में सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। यानी कोई बच्चा गलत लिख रहा है, उसको सही ढंग से लिखना और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन पढ़ते हैं, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे बच्चा लिख रहा है उसकी लिपि में, उसके शब्द में, वाक्य में, रचनाओं में अशुद्धियां जो भी है उसको दूर करने का प्रयास करना एक अध्यापक का परम कर्तव्य है। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। अच्छा लेखन कर दिया और आपने तारीफ कर दी थोड़ी सी, असीमित प्रशंसा भी लिमिट में करनी चाहिए। यदि आपके इस सेशन में 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और मैं आपको कहूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, आप तो टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो आप क्या करोगे? ओवर कॉन्फिडेंट आ जाओगे और आप प्रयास आगे करने में कम रहोगे। लेकिन यही करें जो आप अच्छा प्रयास करते रहें, इस प्रकार की प्रशंसा की जाती है। यानी कि आपने असीमित प्रशंसा कर दी तो भी वो बालक के स्कोर कम होने की संभावना है। प्रशंसा भी आपको सोच समझ के करनी है, तो ये भी इसमें नहीं है। विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। बिना सहानुभूति के आप शिक्षण भी नहीं करवा सकते। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। उपेक्षा यानी फर्नीचर नहीं है, दरी पट्टी पर कैसे पढ़ाई होगी, इस तरह के लेखन को उपेक्षा की जाए, बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपके विद्यालय में ऐसे दिमाग में फिट के लिए, यदि आप प्राइवेट स्कूल में की कल्पना कर रहे हो कि हाँ ये व्यवस्था आपको सरकारी स्कूल में मिलेगी, लेकिन नहीं है। वहाँ पर आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे फर्नीचर अवेलेबल नहीं होंगे, दरिया अवेलेबल नहीं होगी, ऊपर से पानी टपकेगा, फिर भी आपको शिक्षण करवाना है, आप उपेक्षाएं नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकारी विद्यालय में वैसे तो संभावना की जा रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है, बेहतर स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती है, उससे जूझते हुए भी आपको शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना आपकी परम कर्तव्य बन जाएगा। जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, टीचर व्यवस्थाएं आएंगे, आपको
आइडिया लगेगा किस प्रकार की सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। फिर भी वर्तमान में पीएम श्री में हो गया, महात्मा गांधी मॉडल स्कूल हो गए, वहां पर बेहतर सुविधाएं बजट आता है और मिलती है। यहाँ पर अपन प्रश्न की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। बच्चों में क्या करना है, ये भी टीचिंग मेथड से संबंधित है, तो आपको कौशल सारे अच्छे से व्यवस्थित पढ़ने हैं। मुझे कमेंट करके बताओ चारों कौशल का क्रम कौन सा है और मरियम मॉन्टेसरी के अनुसार कौन सा क्रम है। दोनों क्रम मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है, पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकें लेना, पढ़ना, अधिगम आवश्यक सामग्री खोज के अवसर दिए जाए। एक बालक को अगर अपन पढ़ने के लिए पुस्तक उनको ऐसे अवसर देंगे कि वो स्वयं पढ़ेगा, तो इस प्रकार उसके पठन कौशल विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। फिर भी अपन को चारों ऑप्शन शिक्षण विधियों में आपको पढ़ने ही है। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, बिना अभिप्रेरणा के वो सीख ही नहीं सकता। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा कर ले। सबसे पहले आप क्लास में गए, एक बच्चे ने उसको अशुद्ध पढ़ लिया, तो आप उपेक्षा नहीं कर सकते सीधी डायरेक्टली, क्योंकि वो बालक क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है और धीरे धीरे उसमें अपन सुधार कर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि आपको उपेक्षा तो किसी प्रकार से नहीं करनी है किसी भी बालक की। अगर आप उसी समय आप उपेक्षा कर देंगे तो वो पठन कौशल से दूर चला जाएगा, वो पढ़ने से शर्माएगा या फिर अपने आप को शर्म महसूस करेगा। तो उपेक्षा आपको नहीं करनी है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। एक अध्यापक और छात्र का जो वर्तमान में व्यवहार है एक प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए, यानी उसको अपने व्यवस्थित पढ़ाना है, उसको प्रेम पूर्वक उसको शिक्षण में हेल्प करनी है। तो ये भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आरपीएससी द्वारा माना गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्याएं है। यहाँ पे भी टीचिंग मेथड से प्रश्न क्वेश्चन बना है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, बिल्कुल गलत बात है। हिंदी जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक क्यों है, जैसा बोला जाता है वैसा ही क्या करा जाता है, हमारी हिंदी में लिखा जाता है। वर्तमान में दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी को अपन इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही शानदार भाषा है। हमें हिंदी पर अपने आप को गर्व महसूस होना चाहिए। बात करें देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। बाराखड़ी का अभाव, तो आपने बाराखड़ी पढ़ी कि नहीं पढ़ी कमेंट करके बताइए, क्योंकि बाराखड़ी का क्या हमारे हिंदी शिक्षण में समस्या है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदी संस्कृत भाषा का वंशजा नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हिंदी भाषा का पूरा आप वंशक्रम आप देख सकते हो, कहाँ से आई है, प्राकृत से आई है, ब्राह्मी से आई है, पूरी व्यवस्थित इसका वंशक्रम है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो सकता है। केवल थोड़ी सी हमारी समस्या ये है कि इसमें वर्णों की क्या है, अधिकता है। वैसे इसको ऑप्शन वर्णों की अधिकता बी माना गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण यानी कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो, भाषा शिक्षण हिंदी का ही दूसरा नाम है। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है दैनंदिनी, ग्रीन बोर्ड, पाठ्य पुस्तक या फिर जाड़न। जाड़न किसे कहते हैं, डस्टर को। तो डस्टर डायरेक्टली इसमें क्या होता है, कट हो जाता है। ग्रीन बोर्ड भी इतना महत्व नहीं देता। सर्वोपरि पूछा है, यानी कि सबसे बेस्ट कौन सा आंसर होगा, तो हिंदी के लिए पाठ्य पुस्तक आपके लिए इस ऑप्शन में दे रखे चारों में से जो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी। और बात करें क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार की भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखो, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये श्रव्य दृश्य सामग्री से प्रश्न बना है, टीचिंग मेथड का प्रश्न है। जो वर्तमान में जो विद्यालय है वहां पर सभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एक प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्थाओं को व्यवस्थित, यानी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा याद रह सके, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा 38, और 38 क्वेश्चन में हमारा है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल एवं उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है। यानी किसी बालक में भाषा का ज्ञान, कौशल, उनकी रुचियां, अभिवृत्तियां, ये सारे क्या है,
आपने पढ़े हो तो विशिष्ट उद्देश्य है। क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। ये इन सब की जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं, यानी बालक में कितना ज्ञान आया है, उसमें कितना कौशल डेवलप हुआ है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इसकी जानकारी के लिए आवृत्ति पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं, अस्पष्टता निवारण बिल्कुल नहीं, स्थान परिवर्तन या चिकित्सा बिल्कुल नहीं। आप मापन और मापों के द्वारा ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, उसमें कितना कौशल डेवलप हुआ है, कितनी रुचियां हुई है, कितना अभिवृद्धि हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 39, भाषा शिक्षण क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम बताइए। निदानात्मक। निदानात्मक क्या है? यानी सबसे पहले एक होता है उपचार और एक होता है निदान। निदान का मतलब किसी बालक की कमजोरियों को जानना क्या हो जाएगा? निदान। और उसका उपचार करना निदान के बाद वह होता है उपचार। तो इसमें क्या है? इसमें कोई लेना देना नहीं है निदानात्मकता का। योग्यता परीक्षा नहीं, परीक्षा विधि बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भाषा शिक्षण क्षेत्र में मापन में सर्वाधिक जो प्रयोग में ली जाती है परीक्षा विधि ली जाती है और भावनात्मक का संबंध बिल्कुल नहीं है। आप ऑप्शन काट के उसको क्वेश्चन आंसर पर जाने का प्रयास करेंगे तो आपके निश्चित तौर पे सभी प्रश्न के सही होने की संभावना 90 से ऊपर होगी। 90 से ऊपर होगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उसकी रुचि वृद्धि हो रही है, उसके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, इकाई पाठ योजना का अभाव, विद्यालय निर्माण समिति, इससे कोई लेना देना नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पे क्या हो रहा है? बालक क्या हो रहा है? कुसमायोजन आपके सामने क्या है? समस्या है। यानी आपने पहले उसका निदान कर लिया है कि वह कुसमायोजित हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया? उसको उसका उपचार किया है। तो उपचार करने के बाद वह क्या कर रहा है? रुचि में वृद्धि भी हो रही है, उसके व्यवहार में यथा परिवर्तन जो आप सोच रहे हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये किस शिक्षण कारगर को समझना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे पहले अपन ने 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित अपन ने कर लिए हैं। अब 41 से लगाकर 40 व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और वो ये गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है, इससे संबंधित प्रश्न बने हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ने वाली। हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 41। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, शब्द से संबंधित प्रश्न बना है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? दैनंदिनी सीधा क्या है? अव्यय नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम क्या है? अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 43 में बात करें तो ये आपका क्या है? बोनस है। क्या है? बोनस। आप चिंतन का संधि विच्छेद मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है। लेकिन जब सबसे पहले आंसर की मानी थी तब इसको ये सही माना था, लेकिन उससे बाद में विवादापूर्ण होता ही आपका बोनस नंबर 1 इस पेपर का विद्यार्थियों के साथ किया गया मजाक का सबसे पहला प्रश्न ये। बात करें क्वेश्चन 44, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। बात करें द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। बात करें यहाँ पर अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति क्या है? उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। क्या है? उपसर्ग से जुड़ा हुआ, जैसे यथाशक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी, इस प्रकार के जो उदाहरण है वह अव्ययीभाव से संबंधित होते हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? दिमाग नहीं, मगर नहीं, मुंह नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द क्या होगा? अनानास है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार शब्द की सही पर्यायवाची है। तो 46 में अपन देखते हैं, मनोदशा, रुग्ण, उपशमन। तो ये इसमें उपशमन, मन की दशा, ये दोनों क्या है? इसकी पर्यायवाची नहीं है। इसमें आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, ये भी नहीं है। अशक्त, रोगग्रस्त, रोषयुक्त, रोषयुक्त होता है गुस्सा, तो ये भी इसमें कैंसल है। अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये क्या है? बीमार के पर्यायवाची। और पर्यायवाची हो गए, शब्द रूप हो गए, इनके लिए आपको वोकेब अपनी कंप्लीट करनी ही होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं और डेली के आप 20 या 30 पर्यायवाची आज कर लिए, 30 डेली अपने उनको याद करते हुए आगे समझते हुए पढ़े तो आपकी वोकेब कंप्लीट होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बात करें कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। गरिष्ठ होता है, स्पष्ट बिल्कुल सही है, शुद्ध। और वरिष्ठ होता है।
तो यहाँ पर जो आंसर है स्पष्ट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 48, अपने विचारों को प्रकट करने से जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर शिक्षण विधियों में 11वां, यानी कि अपने विचारों को प्रकट, बिना भाषा के कोई भी संभव नहीं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, और ये 49 आपका दूसरा मजाक यानी बोनस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओह मां निकल पड़ता है। तो यह रेखांकित शब्द है जातिवाचक संज्ञा, अव्यय, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन 50 में क्या आ जाएगा, ये क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक और आपके सामने मजाक यानी कि बोनस क्वेश्चन। बात करें 52 की, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयारी कहीं और होते हैं, यानी पहले कहीं और होते थे और अब कहीं और होते हैं। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पर क्या है, ये भूतकाल से संबंधित है। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा कम मजाक हुआ और इसमें ए और ऑप्शन सी दो ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट माना गया, क्योंकि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। तो ये ए और सी इन दोनों को आंसर बिल्कुल सही माना। तो ऑप्शन 52 में क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ, यानी कि थोड़ा कम मजाक हुआ, लेकिन मजाक तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जरूर हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 53 की, और 53 एक और मजाक बोनस। पता नहीं पेपर बनाते क्यों हैं। 54 पर बात करें, इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें रेखांकित बहुवचन बदलने पर होगा। तो क्या होगा, तकनीक का तकनीकों हो जाएगा। तो इन तकनीकों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55, एक और मजाक, और 56 एक और मजाक, यानी 55 में भी बोनस मिला है आपको, 56 में भी बोनस मिला है। तो इन पर क्या डिस्कस करना आप खुद ही देख लेना, इस प्रकार के पेपर बनते हैं। और बात करें नेक्स्ट 57 क्वेश्चन की, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध है, यानी ये वाक्य से संबंधित जो लास्ट पॉइंट दे रखा है पदबंध यूनिट में, वहां से प्रश्न बना है। तो तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पद कौन सा है, सबसे पहले तुम है। तो तुम क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम कितने प्रकार के बताए थे मैंने, सर्वनाम में 3 प्रकार के बताए थे। तुम किस में आएगा, तो उत्तम, मध्यम और अन्य। जो बोलता है वो उत्तम है, जो सुनता है वह मध्यम है, और किसी अन्य की बात की जा रही है वह अन्य पुरुष में आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 58, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो एक क्वेश्चन मुहावरे से भी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है हर पेपर में। ठीक न्याय करना, दौड़ धूप करना, दिन में तारे दिखाई देना, दूध का दूध पानी का पानी करना, यानी कहते नहीं है क्या, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी सही से बिल्कुल न्याय कर दिया। ऑप्शन बिल्कुल बी। लेकिन एग्जामिनर ने बच्चे के साथ ठीक न्याय नहीं किया है इस पेपर में, क्योंकि 6 बोनस मिल गए, पढ़ने वाले के साथ बिल्कुल न्याय यहाँ पर नहीं हुआ है। बात करें 59, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। एक मुहावरे का, एक लोकोक्ति का और एक विराम चिन्ह का सभी पेपर में आंसर मिल रहा है। तो ये सारे टॉपिक आप क्लियर बिल्कुल कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी कि घर का बेदी लंका डाय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इस पेपर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। यदि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर खेलने का प्रयास किया है कि यानी कि टीचर देखेगा, बच्चा देखेगा कलकत्ते की राजधानी बताओ, यानी कोई प्रश्न पूछा डायरेक्टली, थोड़ा सा बिना सोचे डायरेक्ट अपन ये कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसमें प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा हुआ है, पूर्ण विराम से संबंधित हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस सेशन में अपन ने इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अगले वाली शिफ्ट का, लास्ट शिफ्ट 2022 का पेपर। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।